हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की कृषि। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश काल में, यहाँ पे काल लिखा है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये लिखा है काल। ब्रिटिश काल में उत्तराखंड की कृषि। अब सभी को पता, कृषि करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? भूमि की। तो सबसे पहले हम भूमि को देखते हैं कि प्राचीन समय में भूमि को क्या बोला जाता। तो ब्रिटिश काल में भूमि, तो ब्रिटिश काल में जो भूमि होती है उसे खात बोला जाता। भूमि क्या बोला जाता? खात। आप लोगों से पूछ ले जाएगा ब्रिटिश काल में भूमि को क्या कहते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा खात। क्या हो जाएगा? खात। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश काल में भूमि के स्वामी को क्या कहा जाता था। ब्रिटिश काल में भूमि के स्वामी की, जिनके पास में भूमि होती, उसे बोला जाता खातवान। भूमि के स्वामी को खातवान कहा जाता था। भूमि में जो कृषक काम करते थे उन्हें खेकर कहा जाता था। यानी कि जो भूमि होती है उनमें जो लोग काम करते थे, जो भी कृषक किसान काम करते थे, उनका नाम था खेकर। और जो खेकर थे ये दो प्रकार के थे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक थे पक्के खेकर और एक थे कच्चे खेकर। जो पक्के खेकर थे, ऐसा माना जाता है कि जो पक्के खेकर थे उनके पास में प्राचीन समय में बहुत ज्यादा भूमि हुआ करती थी, लेकिन किसी कारण से उन्हें वे भूमि बेचनी पड़ी, जिस कारण अब में किसान के रूप में कार्य करते हैं थातवान के यहाँ से। किसके यहाँ से? थातवान। तो पक्के खेकर ये पूर्व का मतलब पहले प्राचीन समय में भूमि के स्वामी हुआ करते थे, लेकिन किसी कारण से इन्हें अपनी भूमि बेचनी पड़ी। और अब यह जो थातवान यानी कि जो भूस्वामी है, उनके यहाँ पर कृषक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कृषक का काम करते हैं। फिर आता है कच्चे खेकर। जो कच्चे खेकर थे, ऐसा माना जाता है कि इनके पास भूमि नहीं थी और ये दूसरों के यहीं पे काम कर देते हैं। कच्चे खेकर ऐसा माना जाता है कि ये कभी भूमि के स्वामी नहीं रहे, तो इन्हें कच्चे खेकर बोलते थे। नेक्स्ट आता है सिरतान। जो सिरतान होता ये क्या करता था? जो भूस्वामी होते, सिरतान क्या करता था? जो भूस्वामी होते उन भूमि को ना उनसे एक वार्षिक यानी कि एक साल के लिए किराए पर लेता था और उन्हें वार्षिक कर देता था। भूमि ली और भूमि पर फसल उगाई और जो भूस्वामी होता उसे कर दे दिया। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे किसान को ही हम सिरतान कहते थे। क्या बोलते थे? सिरतान। सिरतान क्या करता था? उस कृषक को कहा जाता था, यानी कि उस किसान को कहा जाता था जो किसी भूस्वामी से, यानी कि जो भूमि का मालिक होता, भूमि को वार्षिक किराए पर लेता था। क्या करता था? वार्षिक किराए पर लेता था और भूस्वामी को, जो भूमि का स्वामी होता, उसे वार्षिक कर देता था। और ऐसे व्यक्ति को सिरतान कहा जाता था। फिर आता था हलिया। क्या आता था? हलिया। हलिया क्या करता था? ये भूस्वामी के खेतों में काम करता था। वो तो जो सिरतान था वो क्या करता था? जो भूस्वामी होते उनसे भूमि वार्षिक किराए पर ली और वार्षिक कर दे दिया उसने। जबकि जो हलिया होता ये भूस्वामी के यहाँ से काम करता रहता, उसके खेतों में काम करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को हलिया कहा जाता। क्या बोला जाता? हलिया। यह भूस्वामी के खेतों में काम करता था। और बड़े भूस्वामी, जो बड़े भूस्वामी होते जिनके पास ठीक ठाक जमीन होती, अपने खेतों में काम करने के लिए हलिया नियुक्त करते थे। तो यदि आपसे हलिया पूछे जा तो ये बड़े भूस्वामी के यहाँ खेतों में काम करते थे। नेक्स्ट आता साजी। जो साजी कृषक होते ये क्या करते थे? जो भूस्वामी होता, भूस्वामी तो ये क्या करते थे? उसकी भूमि को एक समझौते के तौर पर रखते थे और उसमें क्या करते थे? फसल का उत्पादन करते थे। अब जैसे उत्पादन हो गया, उत्पादन का कुछ भाग तो खुद रख लेते थे और कुछ भाग क्या करते थे? भूस्वामी को दे देते हैं। और इस प्रकार की जो यहाँ प्रथा थी इसे अधिया कहा जाता है। जैसा अभी वर्तमान में भी क्या करते हैं, कुछ व्यक्ति भूस्वामी को तो भूमि ले लेते हैं और उसे अध्यप बोल लेते हैं। यानी कि आधा भाग क्या होगा? यदि 4 गन्ने हुए, 4 गन्नों में से 2 गन्ने मालिक थे और 2 गन्ने जो सब बोरा, ठीक है, साझी पहनी साझेदारी बोरा, तो 2 गन्ने उसे, तो ऐसी प्रथा को क्या बोला जाता? अधिया बोला जाता। और जो संचित भूमि नहीं थी, जो भूमि, जहां पर भूमि संचित नहीं थी, वहां उपज का 1/3 भाग इसे दिया जाता था, जिसे तिहाड़ कहा जाता था। तो ध्यान रखना इसमें, साझी, साझी कृषक भूस्वामी से भूमि को एक समझौते के तौर पर लेते थे और उत्पादन का कुछ भाग उसे प्राप्त हो जाता था, जिसे अधिया कहा जाता। यानी क्या? तो अध्यप, यानी कि 2 गन्ने, 4 गन्ने हुए तो 4 में 2 मालिक के, 2 खुद के। फिर जहां पर भूमि संचित नहीं थी,
संचित नहीं थी, वहां पर उपज का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, यानी कि यदि 3 गन्ने हो रहे, कितने गन्ने हो गए? हाँ 3 गन्ने हो गए, 3 गन्ने मतलब एक साझी का होगा और 2 किसके होंगे? मालिक के होंगे। 2 गन्ने किसके होंगे? मालिक के होंगे। तो सब बोलते हैं तिहाड़, इसे क्या बोला जाता? तिहाड़ कहा जाता। ब्रिटिश काल में भूमि के प्रकार, सबसे पहला था गुड़ भूमि। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बन चुका। गुड़ भूमि एक ऐसी भूमि होती जो राजा महाराजा क्या करते थे? दान में दे देते थे, और उससे जितना भी राजस्व प्राप्त होता है, जितना भी उसमें उत्पादन होता, वो मंदिरों के रूप में, जो मंदिर होते हैं उनके रूप में उपयोग किया जाता था। तो ऐसी भूमि को ही क्या बोलते थे? गुड़ भूमि कहा जाता था। एक बार फिर से, यह भूमि धार्मिक कार्यों के लिए निश्चित की जाती थी, यानी कि जो भी धार्मिक कार्य होंगे, मंदिर मस्जिद, जो भी उस समय के राजा महाराजा होते तो मंदिर के लिए दान देते। और इस भूमि में से जो भी प्राप्त उत्पाद या भू राजस्व आता था, उसे क्या किया जाता था? मंदिरों के लिए उपयोग किया जाता था, और ऐसी भूमि को गुड़ भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट आता संजय भूमि। जो संजय भूमि थी, यह क्या होती? गांव के लोगों की इकट्ठी भूमि होती। इसमें गांव के सभी व्यक्तियों की साझेदारी होती, और इस भूमि को बांटा नहीं जाता, यानी कि इस भूमि को हम लोगों में बांट नहीं सकते। ऐसी भूमि को संजय भूमि बोलते थे। और ये गांव के सामूहिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाती थी, यानी कि जब भी गांव में कोई सामूहिक प्रोग्राम किया जा रहा है, कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है गांव का, तो इस भूमि में ही क्या किया जाता? आयोजित किया जाता। नेक्स्ट आता बेनाब भूमि। जो बेनाब भूमि है, इसे वेस्टलैंड भी कहा जाता था। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से वेस्टलैंड किस भूमि को कहा जाता था, तो याद रखना बेनाब भूमि। इसमें क्या होता है? जो भूमि होती है वेस्टलैंड भूमि, इसमें अधिकांश भाग को वन होते हैं, और इस भूमि पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता। एक बार फिर से, इस भूमि को वेस्टलैंड कहा जाता था। इसमें अधिकांश भाग पर क्या होते? वन होते हैं, और यह सरकार के नियंत्रण में होती थी। इसको पूर्ण रूप से सरकार का कंट्रोल होता। नेक्स्ट आता सिकमी या हिस्सेदार। एक ही घर के हिस्सेदार, यह प्रथा कुमाऊं में प्रचलित थी। और इसमें क्या होता है? जो संपत्ति होती है, संपत्ति का विभाजन नहीं होता, और यह संपत्ति परिवार के मुखिया के नाम होती। जो परिवार का क्या होगा? मुखिया होगा, ये उसके नाम होती। लेकिन इसकी जो हिस्सेदारी है, इसकी हिस्सेदारी छोटे भाई अथवा भतीजे के साथ होती थी। नेक्स्ट आता सदावर्त भूमि। यदि हम इसकी बात करते हैं, तो यह अनुदान या धार्मिक कार्यों में उपयोग की जाती थी। मूल रूप से इसका जो उपयोग होता वो बद्रीनाथ व केदारनाथ, बद्रीनाथ व केदारनाथ जो यात्री आते थे, तीर्थ यात्री आते थे घूमने के लिए, उनके लिए भोजन निःशुल्क व्यवस्था हेतु इसका क्या किया जाता? प्रयोग किया जाता। गढ़वाल व कुमाऊं के कुछ गांव में यह राजस्व लिया जाता था, यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ गांव में इस भूमि पर क्या लिया जाता? राजस्व लिया जाता। नेक्स्ट आता पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार। यदि हम पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार की बात करते हैं, तो सिंचाई के आधार पर इसे 3 भागों में बांटेगा। किस आधार पर? सिंचाई के आधार पर इसे 3 भागों में बांटेगा। सबसे पहला आता तालाब भूमि या नदी घाटी कृषि भूमि। यह भूमि नदी घाटी के तलों में मिलती है। यहाँ पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होती है। और धान व गन्ना इस भूमि की प्रमुख फसलें हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया कि जो तालाब भूमि है इसकी प्रमुख फसलें क्या है, तो धान व गन्ना इसकी प्रमुख फसलें हैं, और यह कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ है। फिर इसके बाद जो उपजाऊ है उसका नाम है उपराव भूमि या उखर भूमि। यह असंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलती है। इसे 2 वर्गों में उपराव अव्वल तथा उपराव द्वयम में बांटा गया है। यह भूमि इजरान से अधिक उपजाऊ है, यानी कि जो इसके बाद आने वाली इससे थोड़ी कम है, और जो इसके बाद है उससे थोड़ी ज्यादा, यानी कि बीच में है, या ना तो ज्यादा अधिक उपजाऊ है और ना ही कम उपजाऊ है, तो बीच में है। नेक्स्ट आता है इजरान भूमि, यानी कि 3 भागों में बांटेगा या कटेगी भूमि। वनों के बीच यह किनारों की पथरीली भूमि को इजरान कहा जाता है, और यह कृषि के लिए बिल्कुल अनुपजाऊ है, यानी कि बहुत कम उपज होती है इसमें। नेक्स्ट आता उर्वरकता व उपयोगिता के आधार पर कृषि भूमि के प्रकार। इससे पहले हमने पढ़ा सिंचाई के आधार पर भूमि 3 प्रकार की होती है। अब आता है उर्वरकता
व उपयोगिता के आधार पर कृषि भूमि, ये भी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला था घराई भूमि। ये क्या होता है, जो घराई भूमि होती है गांव के बिल्कुल समीप होती है, गांव के समीप वाली भूमि को हम क्या बोलते हैं, घराई भूमि बोलते हैं। और इस भूमि को सांगवाड़ भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना कौन सी भूमि बोला जाता है, जो घरों के समीप होती है उसे सांगवाड़ बोला जाता है। फिर आता है बिचौलिया भूमि। ये गांव के मध्यम होती है, जो गांव के मध्यम पाई जाती है उसे बिचौलिया भूमि बोलते हैं। फिर आता है बुआन भूमि। ये वनों के क्या होती है, समीप, जो वनों की क्या होती है, समीप होती है, ऐसी भूमि को। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड में खेती के प्रकार। सबसे पहला आता है इसमें समुच खेती। जब पहाड़ी ढालों के विपरीत कंटूर रेखा पर, इस पर कंटूर रेखा पर खेती की जाती है तो उसे कंटूर या समुच खेती कहा जाता है। कंटूर क्या होता है, ये होता है समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है। किससे, समुद्र तल से। हमने मान लिया कि जो लाइन है इसकी समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। फिर हमने दूसरी लाइन मान ली, यहाँ पे दूसरा बिंदु मान लिया, समुद्र तल से इस बिंदु की भी जो ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर है। अब हमने मान लिया कि इन्हें मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा, ये वाली जो रेखा, इसे बोले जाएगा, इन दोनों बिंदुओं को जो मिला गया आपस में उसे बोले जाएगा कंटूर रेखा। और इस कंटूर रेखा पे क्या की जाएगी, यहाँ पे खेती की जाएगी, इस वाले पॉइंट पर इन पर क्या की जाएगी, खेती। तो इसे बोलते हैं कंटूर खेती या कंटूर फार्मिंग या समुच खेती। तो एक बार फिर से कंटूर क्या होता है, समुद्र तल से समान ऊंचाई पर जो दो बिंदु होते हैं उन्हें मिलाने वाली रेखा को कंटूर रेखा कहा जाता है। कंटूर रेखा भी फार्मिंग होती है, खेती होती है, इसे ही समुच खेती या कंटूर खेती कहा जाता है। एक बार फिर से, जब पहाड़ी ढालों के विपरीत कंटूर रेखा पर खेती की जाती है, देखो कंटूर रेखा पर खेती की जाती है तो उसे कंटूर या समुच खेती कहा जाता है और इसे कंटूर फार्मिंग भी कहा जाता है। ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं पर, ऊंचाई एक ही है, बिंदु क्या है, अलग अलग, दो बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, जो रेखा क्या कर रही है ना, आपस में मिला रही दो बिंदुओं को, उसे कंटूर कहा जाता है। इस पर ही क्या होती है, खेती होती है, इसलिए इसे कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सीढ़ीदार खेती। जब भूमि अधिक ढाल होती है, यानी कि जो भूमि है वो अधिक ढाल से ऐसा करके ढाल बना हुआ, तो हम क्या करते हैं, इन्हें छोटे छोटे पार्टों में ऐसा करके डिवाइड कर देते हैं, ये ऐसा करता, और इन वाले भागों पे ऐसा करके खेती की जाती है यहाँ पे। इससे क्या होता है, क्योंकि जो हिमालय वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे उत्तराखंड का पर्वतीय एरिया, उसमें वर्षा के कारण जब बारिश होगी तो बारिश क्या होगा, यहाँ पे पानी आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो सिंचाई भी अच्छी तरीके से जाती है। और इसमें आड़े तरीके से जुताई की जाती है इसकी, और यहाँ पर क्या की जाती है, खेती की जाती है, और इसे बोलते हैं सीढ़ीदार खेती। जब भूमि अधिक ढालू होती है तब इस विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं कृषि करने के लिए, और इन सीढ़ियों पर आड़ी जुताई की जाती है, और इस प्रकार की जो खेती है सीढ़ीदार खेती कहा जाता है। फिर आता स्थानांतरित खेती या झूम खेती, ये भी बहुत कुछ आता है, झूम खेती, इसे झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। इसमें किसी स्थान का चुनाव किया जाता है और उस स्थान पर झाड़ियों को साफ करके खेती की जाती है। उर्वरकता समाप्त हो जाने पर उस स्थान को पुनः बदल दिया जाता है, जिसे कारण इसे स्थानांतरित खेती कहा जाता है। ये खेती क्या होगी, जैसे इस वाले भाग पर झाड़ी उग रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इस वाले भाग पर क्या होगा, इसे झाड़ी को साफ करे जाएगा पहले करके, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करे जाएगी, खेती कर ली जाएगी ऐसा। अब क्या होगा, कुछ समय तक यहाँ खेती अच्छी होगी, लेकिन कुछ समय बाद इस भूमि की क्या होगी, उर्वरकता समाप्त हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे, जैसे यहाँ पे झाड़ी उगी हुई है, अब इस झाड़ी को क्या करेंगे, यहाँ पे फिर साफ करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, खेती कर लेंगे। अब खेती करने के बाद कुछ समय बाद इसकी जो उर्वरकता है वो समाप्त हो जाएगी, और जैसे उर्वरकता समाप्त हो जाएगी फिर हम नया स्थान ढूंढ लेंगे, उसकी झाड़ी साफ करेंगे, झाड़ जो होंगे उन्हें काट देंगे, काटने के बाद फिर वहां पर खेती करेंगे। तो जो ऐसी खेती है स्थानांतरित खेती, यानी कि स्थान से दूसरे स्थान पर हम खेती कर रहे हैं साफ कर कर, तो इसे स्थानांतरित खेती या झूम खेती कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही, इससे नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटिश कालीन भूबंदोबस्त पढ़ेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को
अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।